सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रक अंतरावस्था में विभक्त रहता है। कोशिका में उपस्थित केंद्रक दो झिल्लियों द्वारा आवृत रहता है। ये झिल्ली कैरियोथिका अथवा केंद्रक झिल्ली के नाम से जानी जाती हैं। ये झिल्ली केंद्रक द्रव्य को घेरे रखती हैं। कोशिका झिल्ली में पदार्थ के बाहर आने व जाने हेतु केंद्रक छिद्र उपस्थित रहते हैं। केंद्रक इंटरफेज में निम्न भागों में विभक्त रहता है। फर्स्ट है न्यूक्लियर इन्वेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम यानी क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, एंडोसोम्स। केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण केंद्र के पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक करते हैं। इसका अध्ययन हर्टविग ने 1893 में किया। आरंभ में इसका नाम केंद्रक कला या न्यूक्लियोनीमा रखा गया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जटिल दोहरी कला में निश्चित अंतराल पर बड़े बड़े पोर्स यानी छिद्र पाए जाते हैं। इसलिए एंडरसन ने इसका नाम केंद्रकीय आवरण रखा। ये कोशिका चक्र की इंटरफेज तथा प्रोफेज कोशिका के केंद्रकों की बाहरी सीमा पर स्पष्ट रूप से स्थित रहती है। केंद्रक आवरण विभाजन के दौरान प्रोफेज के पश्चात गायब हो जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी केंद्रक कलाएं अनुपस्थित रहती हैं। जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, उसके केंद्र को केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। केंद्रक आवरण के भाग। केंद्रक आवरण निम्न चार भागों में निर्मित है। केंद्रकला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रीकेंद्रकीय अवकाश, प्री न्यूक्लियर स्पेस, केंद्रक छिद्र समिश्र, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तंतुमय पटल, फाइब्रस लेमिला। केंद्रक कला। केंद्रक कला अथवा झिल्ली को कैरियोथिका कहते हैं। केंद्रक कला दो कलाओं से निर्मित होती है, जिसे बाह्य तथा आंतरिक केंद्रीय कला कहते हैं। इनके मध्य स्थित छिद्रों को केंद्रक छिद्र यानी न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इस आवरण की दोनों कलाओं के मध्य का भाग प्रीकेंद्रकीय अवकाश कहलाता है। केंद्रकीय आवरण की प्रत्येक कला लगभग 70 से 90 एंगस्ट्रॉम मोटी इकाई झिल्ली की बनी होती है। केंद्र आवरण की दोनों कलाओं के मध्य प्रीकेंद्रकीय अवकाश 10 से 30 नैनोमीटर चौड़ाई का पाया जाता है। बाह्य कला की सतह पर अनेक राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के कारण केंद्र की बाहरी सतह रफ होती है। ये बहुधा अंतःप्रदेव जालिका से जुड़ी रहती है। सेकंड है प्री न्यूक्लियर स्पेस। केंद्र के आवरण की दो कलाओं के मध्य स्थित अवकाश प्रीकेंद्रकीय अवकाश कहलाता है। ये सामान्यतः 10 से 70 नैनोमीटर तक होती है। इसमें द्रव्य भरा रहता है। एंटीबॉडीज, लिपिड तथा क्रिस्टल इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। प्रीकेंद्रकीय अवकाश में अंतःप्रदेव जालिका,
की नलिकाओं से संपर्क बनाती है। केंद्रक झिल्ली सम्मिश्रण न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। सर्वप्रथम केंद्रक झिल्ली छिद्र कोलेन व टॉमलिन ने 1950 में उभयचरी अंडकों में देखे। एफजेलियस ने 1955 में छिद्रों के मध्य स्थित डायफ्राम की उपस्थिति रिपोर्ट की। केंद्र कला में स्थान स्थान पर 50 से 80 नैनोमीटर व्यास के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। इन छिद्रों की संरचना जटिल होती है। केंद्रक छिद्र आकार में गोलाकार अथवा अष्टभुजी होता है। केंद्रक छिद्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। फर्स्ट है एन्युलस। छिद्र के काट से ये सिद्ध होता है कि वास्तव में छिद्र समान अवकाश में बाहरी व आंतरिक कलारंध्र पर एक दूसरे से अलग न होकर जुड़ी रहती है। ये कलाएं 8 परिधीय वलयिका कणों व एक केंद्रीय वलयिका कण द्वारा आपस में संबंध रहती है। ये परिधीय कण बराबर दूरी पर स्थित रहते हैं। 8 वलयिका कण एक दूसरे से तथा केंद्रीय कण से जुड़कर वलयिका निर्मित करते हैं। ये पदार्थ से भरी रहती है। संघन पदार्थ की उपस्थिति के कारण छिद्र पूर्णतः खुली अवस्था में नहीं पाए जाते। संघन पदार्थ छिद्र से बाहर कोशिका द्रव्य में तथा अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जा सकते हैं। छिद्र विभिन्न परिस्थितियों में खुलते और बंद होते हैं। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का विनिमय केंद्रीय छिद्रों के द्वारा होता है। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के वर्त अणु केंद्रीय छिद्रों द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म से कोशिका द्रव्य में जा सकते हैं। छिद्रों के चारों ओर पाई जाने वाली वलयिका वर्त अणुओं के परिमाण तथा रासायनिक प्रकृति के अनुसार उनके विनिमय का नियमन करती है। डायफ्राम। केंद्रक छिद्र को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मालूम हुआ कि इनमें छिद्र पर दोनों कलाओं के अंतिम सिरों पर इलेक्ट्रॉन संघन भाग दिखाई देता है, जिन्हें वलयिका या एन्युलस कहते हैं। ये दोनों सिरे आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे डायफ्राम कहते हैं। तंतुमय पटल फाइब्रस लेमिना। अंतःकला स्मूथ होती है। ये बाह्य कला से अपेक्षाकृत पतली होती है। अंतःकला की आंतरिक सतह पर 30 नैनोमीटर या 300 एंगस्ट्रॉम मोटाई का समांगी रेशेदार पदार्थ पाया जाता है। इसे रेशेदार पटल या संघन पटल कहते हैं। इसे हैरिस व जेम्स ने 1952 में वर्णित किया था। ये प्रोटीन से निर्मित होता है, जिसमें 3 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड उपस्थित रहते हैं। ये आंतरिक कला को आधार प्रदान करता है। ये विभिन्न कोशिकाओं में सतत परत अथवा खंडित रूप में अलग अलग जगह उपस्थित रहती है। कोशिका विभाजन के समय ये स्तर एंजाइम क्रिया से छिन्न भिन्न हो जाता है तथा कोशिका विभाजन की अंतिम प्रावस्था टेलोफेज में एंजाइम क्रिया द्वारा ही पुनः संगठित होकर केंद्र के पुनर्गठन में भी भूमिका निभाता है।
केंद्रक आवरण की उत्पत्ति। केंद्रक आवरण विशिष्ट कोशिका द्रव्य संरचना है। ऐसा माना जाता है कि इस उत्पत्ति कोशिका द्रव्य कला तंत्र साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम से हुई है। कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था टेलोफेज में अंतःपर्दवी जालिका से बनी वेसाइकल के गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर इकट्ठा होकर और बाद में संगठित होकर संपूर्ण कला बनने से इसका निर्माण होता है। केंद्रक आवरण के कार्य। ये दीर्घ अणुओं के आवागमन के प्रमुख साइट्स हैं। केंद्रक आवरण केंद्र को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। यह केंद्रीय पदार्थों को एक बाहरी कवच के रूप में सुरक्षित रखता है। केंद्रक आवरण केंद्रीय द्रव्य तथा साइटोसील के बीच में अवरोध के समान व्यवहार करके रासायनिक अणुओं के स्वतंत्र पूर्वक संचरण को रोकता है। केंद्रक आवरण केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं में सक्रिय भाग लेती है। ये पदार्थों के अभिगमन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अभिगमन केंद्रक छिद्र फोपलोन सक्रिय अभिगमन अथवा अंतःपर्दे जालिका द्वारा होता है, जिसमें दीर्घ अणु केंद्र के आवरण को पार कर सकते हैं। कोशिका द्रव्य से प्रोटीन केंद्रक छिद्रों द्वारा केंद्रक में आते हैं तथा आरएनए केंद्रक में कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित होते हैं। केंद्रक में निर्मित राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन केंद्रक छिद्रों द्वारा राइबोसोम के निर्माण हेतु कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में इसका अंतरंग संबंध है। इस कारण केंद्रक कला में हल्का सा हल्का आघात केंद्र को नष्ट होने के लिए उत्तरदायी है। इसका सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य न्यून सांद्रता युक्त पारदर्शक अर्धतरल व क्रोमेटिन जालिका के मध्य स्थित होता है। केंद्रक रक्ष को कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। ये आवश्यकता अनुसार सोल या जेल कोई भी रूप धारण कर सकता है। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में ये विविध रूपों में दिखाई देता है। इनमें क्रोमेटिन जालिका निलंबित रहती है। इनमें क्रोमेटिन तंतु केंद्रिक तथा राइबोसोम निर्मित रहती हैं। इनमें उच्च अनुपात में प्रोटीन फास्फोरस तथा कुछ न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। विभिन्न एंजाइमों की सक्रियता केंद्रक रस के कारण होती है। डीएनए तथा आरएनए के संश्लेषण में ये एंजाइम भाग लेते हैं। इसमें प्रोटीन स्टोन व नॉन स्टोन दोनों पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में डीएनए व आरएनए की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज इत्यादि मिलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लिएज, अल्काइलिक फास्फेटेज, डाइपेप्टाइडेज, एडेनोसिन डाइएमिनेज, एनोलेज, पायरुवेट काइनेज इत्यादि एंजाइम पाए जाते हैं। कहा जाता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका विभाजन में तर्कों के निर्माण में भी भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने केंद्रक की संरचना के बारे में अध्ययन किया। ओके, धन्यवाद।